बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर कम्युनिकेशन का जो पार्ट है हमारी मैनेजमेंट स्टडी का, उसको हमने डिस्कस करना है यहाँ पे कि बिज़नेस के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो कैसे अपना रोल प्ले करती है। और फिर उसके बाद हमारी मोटिवेशंस का पार्ट शुरू हो गया था। माजरत है, मोटिवेशन के अंदर हमने यहाँ पे मैस्लो की जो थेरी थी वो डिस्कस की थी कि मैस्लो की जो थेरी है उसके कितने लेवल हैं और उसको कैसे हायरार्की वाइज डिवाइन किया गया, जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स थेरी भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे मोटिवेशन की हमारी थेरी आ रही है, उसका नाम है मैकग्रेगर थेरी एक्स एंड थेरी वाई। मैकग्रेगर थेरी एक्स एंड थेरी वाई के अंदर क्या बात लिखी जाती है, ये बड़ी एक क्या कहते हैं मोटिवेशन के अंदर स्मार्ट सी थेरी है, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल सी चीज़ें हैं कि एक्स एंड वाई का मतलब क्या है बेटे। इसके अंदर एक्स एंड थेरी वाई ये दो तरह के लोग होते हैं। दो तरह के लोग कैसे? वो कहते हैं थेरी एक्स कहते हैं ये नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनको ये लोग काम पसंद नहीं करते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बैठे होते हैं, कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना ही निभाएं, कोई दूसरा निभा दें। अल्लाह करे जो भी हो, अगर कोई बंदा आपको काम कह रहा है और सही तरीके से ये काम नहीं करते। और थेरी वाई वाले जो लोग हैं ये बड़े पॉजिटिव व्यू वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेते हैं, काम को एंजॉय करते हैं और सेल्फ डायरेक्शंस होते हैं। यानी इनको किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, एक दफ़ा आपने बस गाइड करना होता है, उसके बाद चेक की ज़रूरत भी नहीं होती। ये जो है ये खुद ब खुद अपनी जो वर्किंग है वो क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये थेरी वाई के लोग हैं। अब थेरी एक्स वाले जो लोग हैं, इनसे काम निकलवाने के लिए जनाब डंडे के ज़ोर पे इनसे काम लेना पड़ता है। जैसे आप कहते हैं जी कि लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते, लेकिन थेरी वाई वाले जो लोग होते हैं ये खुद बहुत चलना शुरू हो जाते हैं। सो ये हमारी मैकग्रेगर थेरी एक्स एंड थेरी वाई है। उसके बाद हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थेरी, लीजिए इंपॉर्टेंट थेरी है जी, एक दो दफ़ा पेपर में आई हुई थी। अब इसके अंदर क्या बात लिखी जाती है, वो कहता है कि हर्ट्ज़बर्ग की जो मोटिवेशन की थेरी है, इसमें दो फैक्टर्स के ऊपर जो उसने बात की है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? वो फैक्टर्स हैं मोटिवेटर्स हैं एंड हाइजीन फैक्टर्स हैं। ये किसी भी इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। अब मोटिवेशन मतलब कि मोटिवेटर्स कौन होते हैं? मतलब ये वो लोग होते हैं, मतलब जो जिन लोगों ने अचीवमेंट्स की होती हैं या अचीवमेंट्स करने पे ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देते हैं, ये रिकगनाइज़ करते हैं काम को, ये वर्क इटसेल्फ ये खुद ब खुद काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं और ग्रोथ करते हैं एंड दे आर द एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। एंड हाइजीन फैक्टर्स ये वो लोग होते हैं, दे आर द एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड। मतलब कि इनकी सुपरविजन आपको करनी पड़ती है, कंपनी की पॉलिसी इनके लिए बनानी पड़ती है, इनको सुपरवाइजर्स के साथ रिलेशनशिप रखने पड़ते हैं, वर्किंग कंडीशंस इनके लिए बड़ी मैटर करती है, सैलरी पे ये शोर डालते हैं। रिलेशनशिप में बड़ा इनका वो होता है पीरियड्स के साथ, मतलब कि बड़े अच्छे इन्होंने ताल्लुकात बनाए होते हैं अपने साथ वाले मैनेजर्स के साथ, ताकि बिल्कुल प्रेशर डाला जाए। पर्सनल लाइफ जो होती है वो मतलब कि डिस्कसेबल होती है इनकी, या वो भी बड़ा रोल प्ले कर रही होती है उनके काम के अंदर। रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट्स, जो सबॉर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप है उसको बड़े एहतियात के साथ ये मेंटेन करते हैं। स्टेटस अपना बरकरार रखते हैं और इनको सिक्योरिटी जो है वो बड़ी फील हो रही होती है, इन्हें जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, ये अपने आप को ऑल टाइम इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द मोटिवेशन theory that intrinsic factors are related to the job satisfactor motivations where the extrinsic factors are associated with the job dissatisfaction। यानी एक इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं और दूसरा एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। तो इंट्रिंसिक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, मतलब कि उनका ताल्लुक डिससेटिस्फेक्शन के साथ होता है और इंट्रिंसिक का सेटिस्फेक्शन के साथ ताल्लुक होता है। और वो फैक्टर्स ये सारे हैं, ये यहाँ पे, और एक्सट्रिंसिक पे ये फैक्टर्स हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल व्यू है जी मोटिवेशन की थ्योरी का, जिसमें कहता है कि सेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड मोटिवेटर्स होते हैं, यानी किन किन कंडीशंस में वो सेटिस्फाइड होते हैं, किन किन कंडीशंस में वो डिससेटिस्फाइड होते हैं। इसी तरह हाइजीन फैक्टर्स होता है कि नो डिससेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन, कि डिससेटिस्फेक्शन नहीं होती और डिससेटिस्फेक्शन होती है। खैर, ये ट्रेडिशनल व्यू के अंदर हर्ट्ज़बर्ग की हाइजीन फैक्टर्स थ्योरी है। इसमें दो चीज़ें, एक हाइजीन फैक्टर आ रहा है, मतलब ये मैंने जो ऊपर आपको बताया था कि हाइजीन क्या होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे मोटिवेटर्स होते हैं या दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से
एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट होते हैं या उनकी डिससेटिस्फेक्शन का पता चलता है, उनकी मोटिवेशंस का पता चल रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मोटिवेशन वाले चैप्टर में थेरी आ रही है जिसका नाम है 3 नीड्स थेरी। ठीक है, इसको हम डेविड मैकलैंड थेरी भी, मतलब डेविड मैकलैंड ने क्या किया था, इसको फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था और इंट्रोड्यूस करवाया था कि इंसान की जो है वो 3 नीड जो मोटिवेशंस हैं वो 3 चीज़ों पे वो क्या कर रही होती हैं, डिपेंड कर रही होती हैं। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, नीड्स कौन सी हैं? नीड फॉर अचीवमेंट, ये NACH, ये इस तरह करके डेफिनेशन भी आती है। दूसरी है नीड फॉर पावर, NPO, एंड तीसरी है नीड फॉर एप्लीकेशंस। नीड फॉर अचीवमेंट वो कहते हैं विच इज़ द ड्राइव टू सक्सीड एंड एक्सेल इन रिलेशंस टू सेट अ स्टैंडर्ड। इसको हम कहते हैं नीड फॉर अचीवमेंट। मतलब कि बंदा जो है उसको उसकी भी एक मोटिवेशंस होती हैं कि वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो क्या करना चाह रहा होता है, अचीव करना चाह रहा होता है। नीड फॉर पावर की बात कर रहे हैं, कहते हैं विच इज़ नीड टू मेक द अदर्स बिहेव इन द वे दैट दे वुड नॉट बी बिहेव्ड अदरवाइज। यानी नीड फॉर पावर मतलब कि उसे कुछ ना कुछ अथॉरिटी की भी ज़रूरत होती है। वो ये चाहता है कि दूसरे लोग इस तरीके से बिहेव करें या इस तरीके से परफॉर्म करें जैसे वो चाहता है। और तीसरे नंबर पे नीड फॉर एप्लीकेशंस है विच इज़ टू बी डिज़ायर्स फॉर द फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यानी एप्लीकेशंस है जी, अच्छे एप्लीकेशन देखें ना, जैसे एक एप्लीकेशन आपकी होती है पर्सनल, एक एप्लीकेशन आपकी होती है प्रोफेशनल। यानी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ लोग आपको अच्छे लगते हैं कि जिनके साथ आपका दिल कर रहा होता है कि आप ताल्लुक़ बनाएं, आप रिलेशनशिप बनाएं। वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपने बहन भाइयों से बढ़कर होता है। ये बात आप जो है उस वक्त रियलाइज़ करेंगे जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर बनेंगे या पार्ट बनेंगे या ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। यानी वो जब बंदा या वो जब पर्सन दूर होता है या आपसे कोई थोड़े से उसकी खालिश हो जाती है तो आप उसी तरह ही फील करते हैं जिस तरह आपके इमोशंस किसी दूसरे पर्सन के लिए होते हैं। तो ये एफिलिएशन जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप होता है, जिस तरह माँ का अपने बेटे के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है, जिस तरह अपने भाई का बहन के साथ होता है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का होता है, इसी तरह एम्प्लॉयज़ का भी आपस में एक रिलेशनशिप बनता है और एक एफिलिएशंस होती हैं। ठीक है, लेकिन वो एफिलिएशंस की भी एक लिमिट होती है, वो आगे पीछे लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं करती, लेकिन वो एफिलिएशन क्या होता है कि कुछ ना कुछ इमोशंस रखती हैं इंसान के लिए। तो ये तीसरी नीड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाली एम्प्लॉय की, जो उसको मोटिवेट करने में एक रोल प्ले करती है। देखें ना, अगर आप बहुत बड़े एक ऑफिसर हैं, आप बड़ा परेशान होकर बैठे हुए हैं, तो आपका एक कोलीग आ जाता है तो वो आपको क्या कर रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है, चल छट यार, जैसे पंजाबी में मिसाल दे, कोई गल नहीं, फिर क्यों है, हो जाता है, कर लेंगे, ऐसे वैसे। तो आप थोड़ी देर उदास रहते हैं, फिर जनाब आप क्या करते हैं कि वंस अगेन आप मोटिवेट हो जाते हैं। सो दीज आर द 3 नीड्स थेरी विच आर एक्सप्लेन्ड बाय द डेविड मैकलैंड इन हिज थेरी, और जिनका ताल्लुक क्या होता है, मोटिवेशंस के साथ होता है। सो आप देख सकते हैं ना जहाँ पे खैर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं जी। यहाँ पे कंटेम्प्रेरी थेरीज फॉर द मोटिवेशन। कंटेम्प्रेरी थेरीज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ रही है जी गोल सेटिंग थेरी। गोल सेटिंग थेरी क्या होती है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि स्पेसिफिक गोल्स सेट करते हैं। वो गोल्स क्यों सेट करते हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं उसमें क्या किया जाए, इजाफा किया जाए। which says that specific goals increase the performance and difficult goals when expect result is high performance then do easy goal. What does goal setting theory tell us? Right, वो ये कहते हैं कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने गोल्स जो हैं वो सेट करते हैं। उसमें से कुछ डिफ़िकल्ट भी होते हैं। जब आपकी परफॉर्मेंसेस हाई होती हैं तो वो जो डिफ़िकल्ट गोल्स होते हैं वो आपके लिए फिर क्या होते हैं, ईजी हो जाते हैं। ये बड़ी एक टेक्निकल साइंस है। यानी मैं आपको सोसाइटी में बता देता हूँ, जो 80 to 90% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो मुश्किल चीज़ की तरफ हाथ ही नहीं डालते। वो कहते हैं जी हम कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। भाई देखें, अगर आपने बड़ी चोटी पर जाकर बैठना है या सर करना है ना, या बड़ी बिल्डिंग में जाकर बैठना है, तो उतनी मुश्किलात भी आपको देखनी पड़ेगी। तो दीज आर इंक्लूड इन द गोल सेटिंग थेरी। इसको आप एक दफ़ा जो है वो सेल्फ स्टडी ये पैराग्राफ ज़रूर कीजिएगा। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं मेंशनड है जो आपके नॉलेज में क्या करेंगी, इजाफा करेंगी। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए ये चीज़ें, इसका कंसेप्ट एक जर्नल था जो मैंने आपको दे दिया, प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ द गोल सेटिंग थ्योरी के अंदर क्या आता है, आ रहा है जी यहाँ पे री इन्फोर्समेंट थ्योरी।
अब री इन्फोर्समेंट का कंसेप्ट आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना। सबसे पहले कहते हैं सेज दैट बिहेवियर इज़ अ फंक्शंस ऑफ इट्स कंसिक्वेंसेस, those consequences are immediately flow a behavior and increase the probability that the behaviors will be repeated, called reinforcers। यानी कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो फंक्शंस ऑफ द इट्स कंसिक्वेंसेस, जो नताइज होते हैं, जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो क्या कहते हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है एक इंसान का बिहेवियर। ठीक है, यानी अगर तो रिज़ल्ट बुरा आया तो बिहेवियर आपका चेंज होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आगे से जवाब जो है बड़ा ज़बरदस्त आया, आपका बिहेवियर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बिहेवियर जो है आपका पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह से अगर रिस्पॉन्सेज मिलते रहें तो इंसान का बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स होता है। यानी एक दफ़ा रिस्पॉन्स अच्छा मिला, आपका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, अगली दफ़ा क्या होगा कि इंसान को एक तवक्को होती है, एक उम्मीद होती है कि मुझे अगली दफ़ा फिर जो है वो रिस्पॉन्स या बिहेवियर जो है वो अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर जो है वो क्या होता है थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी है। ठीक है, आई थिंक आप बात थोड़ी सी गेट करके होंगे कि बिहेवियर्स इंसान के जो है किस पे बेस कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स के ऊपर बेस करते हैं। ये कुछ कंटेम्प्रेरी थ्योरी हैं जी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। मैं इसमें से हाईलाइट करता हूँ चीज़ें, ये एक दफ़ा आपने डिस्कस करनी है। जैसे देखिए ना, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक साल अगर एम्प्लॉय का बोनस या इंसेंटिव लग गया है तो उसका बिहेवियर जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है, अगले साल भी वो ये एक्सपेक्ट करता है जी मेरा बोनस फिर लगेगा, इसीलिए वो नहीं री-इन्फोर्स कर रहा होता है उसका वो जो बिहेवियर होता है। उसके बाद जी डिज़ाइनिंग मोटिवेटिंग जॉब्स, यानी कि जॉब्स आपने डिज़ाइन करनी है। वो ये कहता है वो यूज़ टर्म द जॉब डिज़ाइन इज़ अ रेफर टू द वे टास्क आर कंबाइंड टू फॉर्म कंप्लीट जॉब्स। ले जी, जॉब डिज़ाइन, पहली तो बात ये है कि जॉब डिज़ाइन होता क्या है या डिज़ाइन क्या होता है। डिज़ाइन बेसिकली स्टूडेंट एक ऐसी, अब ये समझ लें सॉरी, ऑर्नामेंटल किस्म की एक शेप आप बना देते हैं जो कि उसको दूसरों से मुख्तलिफ कर देती है। जैसे घड़ियों का डिज़ाइन होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन होता है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी आप जॉब को डिज़ाइन करते हैं जिसमें आप लोगों को डेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। उसमें टेक्नोलॉजी, स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड प्रेफरेंसेस सारी चीज़ें आपने ऐड की होती हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक दूसरे से ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रहे होते हैं। दे आर कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड द जॉब डिज़ाइन। और इसकी वजह से भी क्या होता है कि जब एक आप जॉब डिज़ाइन करके एम्प्लॉयज़ को देते हो, उसको पता है मैंने क्या काम करना है, तो वो अल्टीमेटली मोटिवेट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जॉब इन लार्जमेंट, ठीक है, जॉब इन लार्जमेंट क्या होती है, सबसे पहले हम जॉब स्कोप को देखेंगे। द नंबर ऑफ द डिफरेंट टास्क रिक्वायर्ड इन अ जॉब एंड अ फ्रिक्वेंसी विद दीज टास्क्स आर रिपीटेड, दिस इज़ द स्कोप। स्कोप कहते हैं फ्यूचर बेनिफिट को। ठीक है, डिफरेंट टास्क रिक्वायर्ड इन अ जॉब के टास्क होते हैं हमारी जॉब के अंदर जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, और ये जो है हमें उम्मीद होती है कि ये वक्त के साथ साथ क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आती है जी जॉब इन इनलार्जमेंट। वो ये कहते हैं जॉब इन इनलार्जमेंट, जॉब इन इनलार्जमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे डेंटल एडिशंस, द क्लिनिक, अच्छा जॉब इन, वैसे इसके नीचे से मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जॉब इन लार्जमेंट क्या होती है, तो कहते हैं द हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ अ जॉब बाय इंक्रीजिंग द जॉब स्कोप। यानी कि हॉरिजॉन्टल क्या होती है, जो लेफ़्ट टू राइट होती है। आप जॉब के अंदर जो वर्किंग्स होती हैं उसमें क्या कर रहे होते हैं, आप इजाफा कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे टर्म आती है, उसको हम कहते हैं जॉब इनरिचमेंट। द वर्टिकल एक्सपेंशन, the vertical expansion of the job, the vertical expansion of a job by adding the planning and evaluating the responsibility। वर्टिकल क्या होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या जो भी उसकी स्कोप होता है उसके अंदर आप इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। दैट इज़ नाउन एज द जॉब एनरिचमेंट। ये तो एक्सप्लेन किया आपके सामने मैंने, दो टर्म्स थी। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना इनरिचमेंट एंड इनलार्जमेंट के बाद यहाँ पे जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल्स हैं बेटे। ये मतलब कि वो है सेल्फ स्टडी वाला है जी। इन टर्म्स का मतलब क्या है, वैसे यहाँ पे स्किल वैरायटी है, मतलब कि जॉब्स के लिए जो है डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें टैलेंट, फॉर एग्जांपल आपको एक्सेल, वर्ड वगैरह आना चाहिए।
टास्क आइडेंटिटी, आपको टास्क के बारे में पता होना चाहिए जो आपने कंप्लीट करना है। टास्क सिग्निफिकेंस, कि टास्क जो है वो लोगों के लिए सिग्निफिकेंट, मतलब कि उनके लिए अचीवेबल या वर्केबल है भी है कि नहीं है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या होता है कि थोड़ी सी आज़ादी चाहिए होती है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये नहीं है कि आप अपना ही वहाँ पे उल्लू सीधा करके बैठे हुए हैं या अपने ही आलू रख रहे हैं उसके अंदर। आपने थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ की भी सुननी होती है। फीडबैक, फीडबैक ज़रा ज़रूरी होता है जी। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ से डिफरेंट तरीक़ों से फीडबैक कलेक्ट करना होता है। तो ये बेसिकली क्या थी, ये टर्म्स थी कुछ जो कि उनके अंदर एक्सपेंड है। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं थोड़ी सी, खैर ये तो सेल्फ स्टडी वाली है जी। इसमें आपका नॉलेज में जो है वो क्या होगा, इसमें इजाफा ही होगा। बाकी यहाँ तक जो है ये थेरीज हमने इतनी ही करनी है, ठीक है, जितनी मैंने आपको करवा दी हैं। इसके आगे जो है वो थेरीज़ फ़िलहाल जो है वो आप स्टॉप करें इसको। करंट इश्यूज़ इन द मोटिवेशंस की बात कर रहे हैं जी। मोटिवेशंस के अंदर क्या क्या अभी करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, दे आर द डिफरेंट इश्यूज़। ये इश्यूज़ जो हैं बेटे ये भी आपने सेल्फ स्टडी करनी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूछूंगा आपसे कि वो सिंपल सी बातें हैं जी। देखें जी, एक इंसान को अगर हमने मोटिवेट करना है, वो मोटिवेट क्यों नहीं हो रहा, क्या मसले मसाइल ऐसे सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से उसकी मोटिवेशंस में इजाफा नहीं हो पा रहा। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस हो सकते हैं। तो आप एक दफ़ा इसको स्टडी करें, डिस्कस करें। कोई बात नहीं पूछने वाली तो आप मुझसे पूछें। तो यहाँ पे आके ये आपका मोटिवेशंस वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको करवा दी हैं। बाकी बेटे आपकी सेल्फ स्टडी की है, आपके नॉलेज की है। आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके नॉलेज में क्या होगा, इजाफा होगा। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, दुआ में याद रखें और अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।